It was a bolt from the blue when my fair-weathered friend took the lion's share for himself, and there was no doubt that I had to give him a cold reception. सर के ऊपर से गया। ये थे idioms यानी vocabulary। यार ये वही चीज है जो आपने कभी हाई स्कूल में ना पढ़ी, ना आपको लगा कि कभी रीडिंग करके इस चीज को इंप्रूव कर लेते हैं, और अब आ गई है ये एग्जामिनेशन में आपका सर खाने के लिए ना। मेरा नाम है स्टीवन फर्नांडिस और मैं वोकैबुलरी एक्सपर्ट हूं। मैं ऐसे तरीके जानता हूं जिससे वोकैबुलरी को बड़े आसानी से सिखाया ही नहीं, सीखा भी जा सकता है। क्या आप ऐसे मेथड्स जानना चाहते हो? तो चलो मैं आपको यह बताता हूं कि वोकैबुलरी में जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे वो सारे क्वेश्चन टाइप्स आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, इसमें इडियम्स हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज वाले वर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें कॉमनली कंफ्यूजेबल्स भी हम कहते हैं, और फिर इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन टाइप्स देखोगे वोकैबुलरी में तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां देखो लिखा हुआ है सिनोनिम्स हैं यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स। पता है आपको इंग्लिश में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश एक कंप्लीट अमेलगमेशन, एक मिक्सचर है। आपको पता है चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी, इन सब से वर्ड्स आकर और इंग्लिश को बनाते हैं। ये ऐसे बोरोड वर्ड्स या फॉरेन वर्ड्स या माइग्रेटरी वर्ड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेजेस से निकलकर इंग्लिश का पार्ट और पार्सल बन गए हैं। एक एग्जांपल दूं, बाजार। अब बाजार जो है वो असल में एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो एक अरेबिक वर्ड है, बट हम उसे इंग्लिश में ऐसा यूज करते हैं जैसे इंग्लिश का वर्ड हो। रेस्टोरेंट सोच लो, कभी सोचा है बोलते वक्त रेस्टोरेंट कि एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है? वैसे ही पजामाज के बारे में सोचो, यार हिंदी का वर्ड है बट उसे इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। आगे अगर आप देखोगे तो कॉनोटेशंस के बारे में इस चैप्टर में आप समझोगे, यानी वर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। अगर मैं बोलता हूं डिस्करेजमेंट तो आपके दिमाग में कभी भी पॉजिटिव व्यू या पॉजिटिव पिक्चर नहीं खिंचेगा। तो कुछ वर्ड्स के साथ बैटरीज की तरह पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चिपका होता है, ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे अगर आप देखोगे तो सिनोनिम्स के उल्टे यानी एंटोनिम्स यानी वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स। कोलोकेशंस यहां पे दिए हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक ऐसा रिलेशनशिप जुड़ा होता है, जिस तरह अगर मैं बोलूं निक नेम तो ये दो वर्ड्स साथ में ही जाते हैं हमेशा, और साथ में इनका एक मीनिंग बन जाता है, यानी आपका पेट नेम या एक ऐसा नाम जो आपके फॉर्मल नाम के अलावा आपको पुकारा जाता है। नाउ इसी के आगे दिए हैं इडियम्स, जहां से मैंने अपना चैप्टर शुरू किया था। इडियम्स मतलब मुहावरे नहीं, मुहावरों को प्रोवर्ब्स कहा जाता है, बल्कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें शायद लोकोक्तियां कहा जा सकता है हिंदी में। ये ऐसी बातें हैं, ऐसी कहावतें हैं जो लोगों से निकली है। याद है हम कहते हैं दादी नानी की कहानियां, बिल्कुल वैसे ही हर एक ईडियम जो है उसके पीछे एक मीनिंग होता है। उसका मीनिंग कभी लिटरल यानी रियल नहीं हो सकता, यानी आप ईडियम को कभी भी शब्द ब शब्द नहीं समझ सकते। और लास्ट पॉइंट में यहां पे बोला गया है फ्रेजल वर्ब्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो यानी एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे कि बैक अप, जैसे कि टर्न ऑफ, और ये सारे वर्ड्स इनके भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। तो यही वोकैबुलरी आओ हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। बट अगर उससे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव की जा सकती है, तो काफी सारे पॉइंटर्स आपके चैप्टर में आपको दे रखे हैं। जैसे कि आप एक जर्नल बना सकते हो, एक ऐसी डायरी जिसमें हर एक नया शब्द जो आपने कभी पढ़ा है उस नए शब्द को आप वहां पर डाल सकते हो। आप उसके सिनोनिम्स लिख सकते हो, उसका कॉनोटेशन लिख सकते हो कि वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप ये तक लिख सकते हो कि उस वर्ड से आपने अपने आप से एक सेंटेंस बना लिया। आप ये भी करना चाहेंगे कि अगर आपने एक नया वर्ड पढ़ा है तो उस वर्ड को बेवजह जबरदस्ती कभी कभार आपको अपनी वोकैबुलरी में घुसाना पड़ेगा। यार सोचो, मेरा एक फ्रेंड है रोहन। अब मैंने रोहन को इंट्रोड्यूस किया आपसे और मैंने कहा कि दिस इज रोहन, ही इज अ वेरी एमिएबल पर्सन। तो हो सकता है कि रोहन भी मुझे देखे कि यार इसको क्या हो गया, इसको कौन सा बुखार चढ़ गया, ये मुझे ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट वो शायद वो इंसिडेंट याद रखकर मुझे एमिएबल का मतलब कि फ्रेंडली होता है याद रह जाएगा। मैंने सिर्फ इतना किया कि वर्ड फ्रेंडली जो कि हम इतनी बार यूज करते हैं अपनी लाइफ में, उसकी जगह उसका एक सिनोनिम यूज कर लिया। तो ऐसे आती है वोकैबुलरी।
ऑफ कोर्स जो लोग वोकैबुलरी को स्टडी करते हैं, हमारे दिमाग में वोकैबुलरी कैसे काम करती है, वो बताते हैं बड़े इंटरेस्टिंगली कि वोकैबुलरी ऐसी है कि आपने जब एक नया वर्ड पढ़ा तो आपका दिमाग एक ड्रॉअर खोल के और उस वर्ड को उस ड्रॉअर में डाल देता है। बट याद करो कि जब एक ड्रॉअर को आप बहुत समय तक नहीं खोलते तो वो वहां पे जाम हो जाता है। तभी आपके साथ एग्जाम में वो चीज होती है, अरे यार इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, पर याद नहीं आ रहा। और यही चीज आप तब अवॉइड कर पाओगे कि अगर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपने उस वर्ड को रिविजिट किया तो वो दिमाग उसको वर्ड को उठाकर एक ऐसे शेल्फ में डाल देता है जहां से वो वर्ड आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। तो जिंदगी भर वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए या वर्ड्स को याद रखने के लिए उनको यूज करते रहिए। रीडिंग सबसे बेहतरीन तरीका अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का। बट रीडिंग बोलते से ही लोगों के दिमाग में आता है, यार क्या पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, कितना पढ़ूं, मुझे नहीं पसंद हैरी पॉटर पढ़ना, मुझे नहीं पसंद मोटी मोटी नॉवेल्स पढ़ना। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है वहां से शुरू कीजिए, जैसे कि ब्लॉग्स। बड़े इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स होते हैं यार, लोगों के ओपिनियंस होते हैं, अच्छी वोकैबुलरी होती है, अच्छी लैंग्वेज होती है, एंड दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ इंप्रूविंग योर वोकैबुलरी। मैंने कहा था कि हम एक एक क्वेश्चन टाइप पे हम नोट करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। कॉनोटेशन में अगर आप देखोगे तो यहां देखो हर एक वर्ड के अलग अलग कॉनोटेशंस हो सकते हैं ना, जैसे कि बातूनी ना, बातूनी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कैसे ना, 2 वर्ड यहां पे दिए हुए हैं, वर्बोस और एलोक्वेंट। अगर मैं एक ऐसी स्पीच दे रहा हूं टेडेक्स में खड़े होकर, मान लीजिए, जिससे आप बड़े इंप्रेस हो गए, तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे वर्ड्स तब भी यूज किए, मैंने बहुत सारी बातें तब भी बोली, बट आप मुझे वर्बोस नहीं बोलोगे। आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैं जब भी मेट का करीना कपूर हूं, वो है वर्बोस, यानी पट 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 चलते रहना। बट एलोक्वेंट है बड़े अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज करके किसी बात को समझाना। तो देखा, एक ही शब्द पर 2 अलग अलग कॉन्टेशंस। वैसे ही अगर आपको यहां पर 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, चीप और थ्रिफ्टी। यार चीप का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है। चीप का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कंप्लीटली मक्खी चूस है। आप हमेशा अपने वॉलेट में से दोस्तों के लिए पैसे निकालते हो, बट एक वो दोस्त होता ही होता है, जब भी आपने बोला चल यार पिज्जा खाते हैं, यार मैं आज पैसे निकालना ही भूल गया, आज मेरा बैंक का एटीएम नहीं चल रहा, आज मेरा डिजिटल वॉलेट नहीं काम कर रहा, ये सारे बहाने वो देता है। तो दैट पर्सन इज अ चीप पर्सन। बट ऐसे भी लोग होते हैं जो चीजों को यानी पैसे को, अपने रिसोर्सेस को बचा बचा कर चलते हैं। ऐसे इंसान को क्या बोलोगे? चीप नहीं, ऐसे इंसान को आप बोलोगे थ्रिफ्टी, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है। somebody who is very careful with their money। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, आपको एक वर्ड दिया गया है ऑब्लिटरेट, और आपको 4 उन्होंने वर्ड्स दे दिए। आपको पता है सिनोनिम्स मीनिंग बेस्ड वोकैबुलरी का पार्ट है, मतलब कि अगर आपको इस वर्ड का ऑब्लिटरेट का मतलब नहीं आता तो आप इन चारों ऑप्शंस का क्या ही करोगे, अचार डालोगे। तो इसीलिए यहां पे आपको ये करना है कि आपको वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बट आपको ऐसा नहीं कि 2500 3000 4000 वर्ड्स करने, कुछ 500 से 600 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मेजर आपके ए कैटेगरी वर्ड्स कहलाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कहलाते हैं, जो हर एक एग्जामिनेशन में घूम घूम कर उसकी वोकैबुलरी का पूल बनाते हैं। तो उन वर्ड्स को जानना इंपॉर्टेंट है। आप ये भी कर सकते हो कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन में एलिमिनेट करके तो देखो। जैसे अब ऑब्लिटरेट का मतलब डिफर करना नहीं हो सकता, डिफर करने का मतलब होता है अलग अलग, राइट। सफर करना मतलब हम जानते हैं किसी चीज को सहना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना ना। अगर आप ऑब्लिटरेट का मतलब देखोगे तो उसका मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, हटा देना, फिनिश कर देना। सो डिस्ट्रॉय इज द राइट काइंड ऑफ आंसर हियर। वैसे ही अगर आप देखोगे मीरियड, तो लोग बोलते हैं मीरियड्स ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। तो इससे आपको क्या समझ में आया? मीरियड से समझ में आया कि हम बहुत ज्यादा या बहुत सारे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहां पे मेनी वुड बी द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व किए जाते हैं सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस। अच्छा, एक बड़ा फन फैक्ट बताता हूं। जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस के शब्द आते हैं, बट 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, एंशिएंट लैंग्वेजेस, जिनसे आज इंग्लिश बनी है। इनफैक्ट इंग्लिश आज भी इन दोनों लैंग्वेजेस के रूट्स अपने अंदर रखती है। ये 2 लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक और लैटिन। नाउ ग्रीक और लैटिन अपने अपने जमाने में यूनिवर्सल लैंग्वेजेस थी, और आज के तारीख में इंग्लिश जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसमें ग्रीक और लैटिन छुपी हुई है। एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, सोचो बायो।
नाउ बायोलॉजी सुनते से ही आपके मन में डेफिनेशन आती है द स्टडी ऑफ लाइफ। इसका मतलब कि लाइफ वर्ड जो है उसका ग्रीक रूट वर्ड है बायो। ये ग्रीक रूट वर्ड्स हमें या लैटिन रूट वर्ड्स हमें कैसे हेल्प करते हैं? अच्छा, आपको पता है कि एक्वा का मतलब होता है पानी, राइट? तो किसी भी वर्ड में अगर आप ये रूट एक्वा देखोगे तो आपको फट से क्या समझ में आ जाएगा? आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बोलूं कि टेक दिस मेडिसिन एंड इट हैज टू बी एन एक्वस सोल्यूशन, तो आप फट से बोलोगे कि इसे पानी में मिला के पीना है, भले आपको एक्वस वर्ड का मतलब शायद डायरेक्टली नहीं पता हो। बिल्कुल वैसे ही ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स जिनके रूट्स आप पहचानते हो, उनका मीनिंग एटलीस्ट एक एजुकेटेड गेस लगाकर समझा जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर करें। अब मान लीजिए मैंने आपको वर्ड दिया क्रोनोलॉजी, और मैंने आपको कहा कि इस पूरी लिस्ट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है ना। क्रॉन वर्ड जो है वो कहां कहां मिलता है ना? अगर आपने सुना है कि ऐसी डिजीज जो लंबे समय तक खिंच जाती है उसे क्रॉनिक डिजीज कहा जाता है, जैसे आस्थमा या कैंसर, तो आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे ना कि ऐसे लंबे समय की बात करी गई है और इसलिए क्रॉन रूट जो है उसका मतलब ही समय होता है। सिंक्रोनाइज करना, यार आप अपने डिजिटल डिवाइसेस को क्या करते हो? सिंक्रोनाइज करते हो, आप उनको सेम टाइम पर सेम पॉइंट पर लाने की कोशिश करते हो। तो क्रॉन वर्ड हो गया टाइम के लिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोनोलॉजी में आपको टाइम के अकॉर्डिंगली चीजों को जमाना है। बिल्कुल ऐसे ही रूट वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं। एक और रूट वर्ड देखें। अच्छा, अब अगर मैं आपके लिए यहां पे लिखूं कि ENN और ANN, ये दोनों रूट वर्ड्स जो हैं ये साल यानी ईयर मीन करते हैं, तो आप जरा सोच के देखो कि इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स आपने सुने हैं जिनमें ये रूट्स आते हैं। आप बोलोगे एनुअल, आप बोलोगे हर साल जो हम मनाते हैं एनिवर्सरी। 100 साल में क्या मनाई जाती है, या 100 साल को क्या कहते हैं? सेंचुरी। आ गया ENN। सेंटिनियल, मिलेनियम, ये सारे वर्ड्स ENN और ANN वाले रूट रखते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं, एक वर्ड आपको दूं PERENNIAL, और आपको ये पता है कि ENN जो रूट है वो साल के लिए है और PER जो रूट है उसका मतलब ऑल होता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस में बोलता हूं कि दिस इज अ पेरिनियल रिवर, द नर्मदा इज अ पेरिनियल रिवर, तो आप फट से बोलोगे कि एक ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यानी पेरिनियल का मतलब आपने सिर्फ रूट वर्ड्स की वजह से गैस किया। इस लिस्ट में जो कि मैं अभी आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूं, अगर आप देखोगे तो देखो कितने सारे यहां पे रूट वर्ड्स दिए हुए हैं। ये रूट वर्ड्स ऐसे ही कनेक्ट बनाते हैं इंग्लिश में कहां कहां इन रूट वर्ड्स का मेंशन है, और उन सारे वर्ड्स में कॉमनैलिटी होती है। जैसे इंसेक्टिसाइड, सुसाइड, पैट्रिसाइड, तो ये सारे वर्ड्स जो है, या जेनोसाइड इवन, तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि साइड वर्ड का मतलब होता है मारना या किल करना। अब जैसे क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो यहां दिया हुआ है ड्यूओ। नाउ ड्यूओ कहां कहां आता है यार? अगर मैं कहता हूं ड्यूअल तो आप फट से बोलोगे दो, तो हमको समझ में आ जाता है कि हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे अगर AUD करके एक रूट आपको दिया हुआ है तो चलो इंग्लिश में सोच के देखें कि AUD कहां कहां आता है। ऑडी मत बोलना है यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप ऑडिटोरियम बोलते हो, अगर आप ऑडियंस बोलते हो, अगर आप ऑडिटरी कैनाल के बारे में बात करते हो हमारे कान के, तो आप बात कर रहे हो सुनने के बारे में। ऑडियंस क्या करती है? बैठ के सुनती है। ऑडिटोरियम में आप क्या करते हो? बैठ के सुनते हो या देखते हो। और ऑडियंस अगेन वहीं से आने वाला वर्ड है, तो ऑड का मतलब हम साउंड लिख देते हैं। वैसे ही अगर आप ईगो देखोगे तो ईगो हमेशा सेल्फ यानी खुद के बारे में सोचने वाला इंसान होता है ना, तो यहां से सेल्फ वर्ड निकल आता है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं रूट वर्ड्स वाले क्वेश्चन। फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब का एक फॉर्मूला होता है, चलो लिख देता हूं आपके लिए। यह है वर्ब यानी कोई भी एक्शन वर्ड प्लस एक प्रेपोजिशन। ना इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। अगर मैंने एक वर्ब लिया, मान लीजिए बैक यानी पीछे जाना, है ना, और फिर मैंने एक प्रेपोजिशन यूज किया अप यानी ऊपर, तो बैकअप एक नया वर्ड बन गया। अब वर्बल यानी फ्रेजल वर्ब्स का एक फंडा होता है कि दोनों जो वर्ड्स है वो अपना ओरिजिनल मीनिंग खोकर साथ में मिलकर एक नया मीनिंग बनाते हैं। तो अगर मैं बैकअप बोलूं तो बैकअप से आपको क्या मतलब समझ में आता है? पीछे ऊपर जाना? नहीं नहीं, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना। जैसे मेरे बैकअप के लिए बहुत सारे मेरे दोस्त आए हुए हैं,
राइट? या फिर आप गाड़ी लिटरली रिवर्स में लेते हो तो आप बोलते हो गाड़ी बैकअप कर रहे हैं। या फिर अगर आप अपने डिजिटल डिवाइसेस का डेटा वापस कहीं पे स्टोर करके रखते हो तो उसे भी बैकअप कहा जाता है। वैसे ही यहां पे देखो कितने सारे एग्जांपल्स दिए हैं। टू लुक आफ्टर मींस किसी का ध्यान रखना, राइट? लुक आफ्टर का मतलब पीछे देखना नहीं हो जाएगा, है ना, या बाद में देखना नहीं हो जाएगा। लुक इनटू मतलब किसी चीज को बड़े ध्यान से उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करना। आई वॉन्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। अगर आपका बॉस बोलता है तो आप क्या करोगे? यू विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। वैसे ही अगर आपको बोला गया ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक, किसी बच्चे को बड़ा करना, राइट, परवरिश करना किसी की। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना। फॉर एग्जाम्पल, वापस उस चीज को मेंशन करना। ही ब्रॉट अप दैट टॉपिक इन कॉन्वर्जेशन, है ना, ऐसे ही कहते हैं हम। तो बिल्कुल वैसे ही वोकैबुलरी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और वहां आपको सही फ्रेजल वर्ब डालना है। जैसे कि ऑल मरिया's relatives are of the opinion that she takes dash her grandmother। यानी यहां पर हम बोलने की ये कोशिश करें कि रिलेटिव सारे मरिया के ये बोलते हैं कि मरिया जो है अपनी ग्रैंडमदर जैसी हैं। तो आप क्या बोलोगे? कि वो उन पर गई हैं, है ना, हिंदी में यही कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं दैट शी टेक्स आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब किसी के जैसा होना। वैसे अगर एक और क्वेश्चन अगर हम नोटिस करें तो यहां पे लिखा हुआ है द म्यूजिक इज टू लाउड, कुड यू टर्न डैश द वॉल्यूम। तो बहुत अगर लाउड है म्यूजिक तो आप क्या करोगे? बढ़ा दोगे म्यूजिक को, घटाओगे? घटाओगे ऑफ कोर्स। और इसके लिए यहां पे है कुड यू टर्न डाउन द म्यूजिक। पता है वोकैबुलरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे कौन सा लगता है? ईडियम्स। क्योंकि हर एक ईडियम के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है। ईडियम्स का मतलब मैंने आपको बताया था, दो फीचर्स याद रखना। पहला, ईडियम्स का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं हो सकता और ईडियम्स के पीछे हमेशा एक सिंबॉलिक यानी गहरा मतलब छुपा होता है। तो आपको ईडियम्स ऐसी चीज है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। आप एटलीस्ट गेस नहीं कर पाओगे ईडियम्स को। जैसे अगर मैं बोलूं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो आप कुत्ते बिल्लियों की बारिश हो रही है इस बात से क्या समझोगे यार? इसका एक मतलब होता है कि बहुत जोरों से बारिश हो रही है। और अगर आपको यह लग रहा है कि कुत्ते बिल्ली झगड़ते हैं, शोर ये वो, तो नहीं, दिस इज नॉट वेयर द मीनिंग कम्स फ्रॉम। पुराने इंग्लैंड में ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने पेट्स को बार्न हाउसेस में, यानी जिन जो थैच रूफ्स हुआ करती थी, यानी घास फूस की रूफ, उन हाउसेस में रखा करते थे। और ऐसी जगह पे एक मचान हुआ करता था, एक ऊपर एक जगह होती थी, वहां पे अपने पेट्स को वो लोग रखते थे। बट जब इन थैच रूफ्स में से बहुत जोरों से बारिश होती थी तो पेट्स यानी कुत्ते बिल्लियां और इवन हेन्स जो थी, मुर्गियां, वो अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वहां से कूद जाती थी, राइट? तो इसीलिए वहां से बात निकली कि इतने जोर से बारिश हो रही है कि कुत्ते बिल्लियां गिर रहे हैं, यानी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बिल्कुल वैसे ही देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। याद करो शुरू में जो मैंने ईडियम्स आपको बताए थे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी एक अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अचानक से कोई चीज, अचानक से कोई डिजास्टर हो गया। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी का जो डिमोनेटाइजेशन था वो बहुत से लोगों के लिए इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वैसे ही अ फेयर वेदर फ्रेंड इज समबडी जो सिर्फ आपके सही समय पे काम आता है। ऐसे बहुत सारे यार नकली दोस्त होते हैं जो जब आप पार्टी देते हो जिस दिन, तो उस दिन तो वो वहां पे रहेंगे, आपके आसपास भटकेंगे, बट जब आपको नीड होगी तो बोलेंगे यार आज तो थोड़ा यार काम है यार, राइट ना। वैसे ही यहां पे बोला गया है होल 9 yards यानी एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट। आई हैव पुट द होल 9 yards इनटू दिस प्रोजेक्ट। तो मतलब मैंने सब कुछ अपना डाल दिया है इसमें। हर्क्यूलियन टास्क, हर्क्यूलिस के बारे में तो आप जानते ही हो यार, वो वही स्ट्रॉन्ग मैन बड़ा सा, ठीक है, राइट, जिसने बहुत इंपॉसिबल से टास्क किए थे। तो हर्क्यूलियन टास्क मतलब एक ऐसा टास्क जो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ईडियम्स के सवाल कैसे आते हैं? आपको दिया गया है ईडियम और आपको पता करना है उसका सही सही मीनिंग। अगर अगेन मैं बोल रहा हूं कि आपको ईडियम का मीनिंग नहीं पता तो आप गेस इन क्वेश्चंस को शायद बहुत मुश्किल से कर पाओगे। जैसे कि बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो यहां पे आप लिखोगे सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मार्क करोगे आप, राइट, यानी किसी झगड़े की जो जड़ होती है। वैसे ही यहां पे दिया गया है टू ग्रीस द पाम। इसका मतलब है ब्राइब ऑफर करना, मक्खन लगाना किसी के हाथों पर, राइट, लिटरली वही मीनिंग है उसका। अच्छा आगे यहां पे दिया हुआ है स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कुछ लोग होते हैं आपने देखा जो बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो वो है रेजिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी आप लिखोगे मेक अ बिग इशू आउट ऑफ समथिंग। ईडियम्स के लिए मैं आपको ये एडवाइस दे सकता हूं,
सबसे पहला, इडियम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कई सारे इडियम्स होते हैं एनिमल्स के साथ, जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर्स। अब क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, ऑफ कोर्स, बट उसका मतलब होता है नकली इमोशंस शो करना। अब उसके पीछे भी एक कहानी है, आपको पता है, याद है वो पंचतंत्र की कहानी, बंदर और घड़ियाल या क्रोकोडाइल वाली, कि जो क्रोकोडाइल था वो बंदर का दिल खाना चाहता था। तो वैसे ही वहां से आता है क्रोकोडाइल टीयर्स यानी फेक इमोशंस। तो ऐसे ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, बिट्स हैं, पीसेस हैं इडियम्स के पीछे, उनको समझने की कोशिश करो और अलग अलग कैटेगरीज में इडियम्स को पढ़ो। जैसे कि आपको पता है 400 से ज्यादा इडियम्स जो हमारी डेली लैंग्वेज में इंग्लिश में यूज होते हैं वो शेक्सपियर के वर्क्स में से निकले हैं। एक दो बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो हार्ट ऑन योर स्लीव या वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, हार्ट मतलब इमोशंस आपके, इट्स कॉल्ड द सीट ऑफ इमोशंस फॉर ह्यूमंस, राइट। एंड आपका स्लीव जो होता है वो आपके गारमेंट का सबसे एक्सपोज पोर्शन होता है। सबसे ज्यादा क्या रगड़ा जाता है वॉशिंग मशीन में शर्ट धोते वक्त? आपकी कॉलर और आपके स्लीव्स, राइट। सो वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव मीन्स कि आप अपने इमोशंस को सबको दिखा रहे हो, यू आर एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। वोकैबुलरी can be difficult, but vocabulary can also be absolutely easy if you want it to be. अभी तक शायद हो सकता है कि आपको वोकैबुलरी सीखने का मौका नहीं मिला, बट आई वुड सजेस्ट कि जितने वेरियस क्वेश्चन टाइप्स आज हमने कवर किए उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते रहिए। वोकैबुलरी सीखने का एक यही मैक्सिमम तरीका है। इसके अलावा रूट वर्ड्स जो मैंने बात करी कि दैट इज एन अमेजिंग वे टू एटलीस्ट गेस वर्ड्स इंटेलेक्चुअली, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक अप। अगर वोकैबुलरी के इस सेशन में आपको हेल्प मिली है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कॉन्कर किया जाता है इस सेशन में तो आपको मजा आ जाएगा। पैसेज पढ़ूं तो पैसेज मुझे समझ नहीं आता, पैसेज पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चंस करते नहीं बनते, मेरे पास पैसेज करते करते इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि मैं पैसेजेस के अलावा कुछ और कर नहीं पाता। क्या ये प्रॉब्लम्स आपको भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आती हैं? तो मेरा नाम है स्टीवन फर्नांडिस और मैं एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं इस सेशन में स्पेसिफिकली कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के पीछे फंडा क्या है, क्या सीक्रेट मंत्र है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटैक करने का जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स आने ही चाहिए और उसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। पूछो क्यों? आंसर यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हर एक जवाब उस पैसेज के अंदर ही छुपा हुआ है। आपको ना कुछ बाहर से याद करने की जरूरत है, ना कुछ अलग से सीखने की जरूरत। ऑफ कोर्स एक स्ट्रैटेजी है जो आपको बनाकर चलनी पड़ेगी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के लिए और वही स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिए क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस अलग अलग होते हैं इसीलिए हर एक का तरीका भी अलग होता है। कुछ पैसेजेस में फैक्ट्स और फिगर्स ज्यादा है तो आपको इंफॉर्मेशन याद कैसे रखें यह समझना है। कुछ जो पैसेजेस होते हैं उनमें इन्फेरेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी ऊपर लिखा कुछ और है बट बोलने की कोशिश कुछ और की गई है, तो आपको वो बात समझनी पड़ेगी। ऐसे करके हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को समझते हैं कि हर एक ताला अलग, हर एक चाबी अलग। ना सबसे पहला फंडा, कौन से 3 पिलर्स होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 पिलर्स। अगर ये तीनों पिलर्स को आप साथ लेकर चलोगे तो आप 100% सोच सकते हो कि पैसेजेस में आपको एक्यूरेसी भी मिलेगी, स्पीड में भी आप पैसेजेस कर पाओगे और आपको पूरी तरह पैसेजेस समझ भी आने लगेंगे। सबसे पहले स्पीड को समझते हैं। नाउ स्पीड का मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है यार पैसेजेस करने के लिए। मान लो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 पैसेजेस आए हुए हैं तो आपको करीब एक पैसेज के लिए 5 से 7 मिनट लगने चाहिए, यानी करीब करीब 3 पैसेजेस वाले पूरे सेक्शन के लिए 15 से 20 मिनट। ना इसका मतलब यह होगा कि ना सिर्फ आपको पैसेजेस सॉल्व करने बल्कि उनको जल्दी जल्दी पढ़ के समझना भी है। बट क्या आपके साथ नॉर्मली ये प्रॉब्लम होती है कि आपने पैसेज को एक बार पढ़ा और उसके बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ 60 to 70% से भी कम है? ये इसीलिए होता है क्योंकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाए, यानी आपको पढ़ने के बाद भी इंफॉर्मेशन याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना पैसेज समझ में आया और ना उसके वेरियस पैराग्राफ्स को आप कनेक्ट कर पाए। तो
तो सबसे पहले यह बात समझना है कि अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग के साथ यानी कॉम्प्रिहेंशन के साथ अपने आप से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती जाती है। स्पीड के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताता हूं। एक्चुअली आपकी यानी एक एवरेज स्टूडेंट की रीडिंग स्पीड करीब करीब 250 टू 300 WPM होनी चाहिए। WPM का भला है, ये WPM क्या भला है? वर्ड्स पर मिनट, यानी एक मिनट में आप कितने वर्ड्स एक पैसेज के पढ़ पाते हो। क्या सच में 200 से 300? उफ, इतना ज्यादा क्या ये पॉसिबल है? तो इसके लिए एक फैक्ट बताता हूं जो आपका माइंड बॉगल कर डालेगा। सिंपल फंडा ये है, द स्टैंडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रीडिंग स्पीड क्या हो सकता है? कितना गेस करो? 1000, 1200, 2000, 3000? नहीं, इट्स 7000 WPM। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं लोगों की, बट ये मैं झूठ नहीं कह रहा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एवलिन वुड नाम करके एक बंदी का नाम सर्च करिए। ये लेडी ने एक्चुअली रीडिंग स्पीड डिस्कवर करी, उसके टेक्निक्स डिस्कवर किए। इनके नाम से एक्चुअली एक डेवलप्ड साइंस है कॉल्ड रीडिंग स्पीड, जिससे लोग अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको कोई नहीं बोल रहा 7000 पहुंचने के लिए, आपका सिर्फ टारगेट है 200 से 250 या 300 मैक्सिमम तक अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप ये कर सकते हो कि जिस नॉर्मल कंफर्ट जोन में आप रहते हो, जिसमें आप चीजों को पढ़ते हो, उससे बाहर आकर थोड़ी सी हायर स्पीड पर आपको पढ़ने की प्रैक्टिस करना शुरू करना है। सेकेंड पॉइंट है एक्यूरेसी, सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर हमारा। अगर आपने सब कुछ कर लिया, पैसेज समझ लिया, क्वेश्चंस भी आंसर कर दिए, बट आपको एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, तो आप क्या करोगे यार? 10 क्वेश्चंस अगर एक पैसेज में हैं, तो उसमें से 8 सही करना वुड बी द राइट काइंड ऑफ एक्यूरेसी फॉर यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। बट एक्यूरेसी तब आती है जब आपने चीजों को तोड़ तोड़ के समझा है। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि नॉर्मली लोग एक ही तरीका अपनाते हैं और वो ये होता है कि यार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज में उसका आंसर ढूंढा, और अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। बट दैट इज नॉट द ओनली टेक्निक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है चीजों को अपने दिमाग में मैप कर लेना। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ते जाते हो एक पैसेज के, तो हर एक पैराग्राफ का एक पिक्चर खींच लेना अपने दिमाग में। इसे विजुअलाइजेशन या माइंड मैपिंग कहते हैं, और यह तरीका आरसीज करने का सबसे बेस्ट तरीका समझा गया है रिसर्च के साथ। आपकी स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन वाला पिलर समझाने से पहले इस पे 2 मिनट गौर करते हैं ना। मैं आपके लिए मार्क करता जाता हूं। देखो, फर्स्ट पॉइंट बोला है कि आप पैसेज को क्विकली पढ़िए ताकि आपको एक मेन आइडिया पैसेज का मिल जाए। सेकंड, कि आप ये पढ़ते वक्त आप जितना ज्यादा स्क्रिबल करोगे पेज पे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ब्रेक डाउन कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को। यार ये होता है आपके साथ कि आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, बट आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस थे। तो व्हाई नॉट ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन? यार 2 पाउंड का केक कभी पूरा मुंह में डालने की कोशिश करिए? ऑफ कोर्स नहीं यार, इट्स नॉट डाइजेस्टेबल, यू कांट इवन डू इट। सो इट्स द सेम थिंग विथ इंफॉर्मेशन ऑल्सो। If you break it down, you will be able to relate to it and easily understand it. सेकेंड पॉइंट बोलता है कुछ की वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स खासकर जो सेंटेंसेस को, आइडियाज को कनेक्ट करते जाते हैं। इन वर्ड्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। सेंटेंसेस या आइडियाज बनते कैसे हैं? नाउन्स से। इन वर्ड्स पर फोकस कीजिए, मार्क करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। आगे कहता है स्कैन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। एक बार सारे क्वेश्चंस पे नजर तो डालिए, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और उसके बाद आपको यह करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जिससे आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, या ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हट पाए, उन चीजों को अंडरलाइन करते जाइए। नेक्स्ट, आप पैसेज को शायद रीरीड करना चाहें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों ना? नॉर्मली आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पैसेज को 2-2 बार रीड करोगे, बट अगर आपके पास इनफ टाइम है तो यू कैन रीड द पैसेज, ताकि आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी डिटेल्स जो दिए हुए हैं उनको मार्क करते चलो। और लास्ट में पॉइंट होगा कि एक्यूरेसी के लिए कई बार होता है यार आप अटक जाते हो। खासकर मैंने देखा है मेन आइडिया यानी थीम वाले क्वेश्चंस पे, सेंट्रल आइडिया क्वेश्चंस, पर्पस आपसे पूछा गया पैसेज का, होता है कि आपने ए और सी के बीच में आप कंफ्यूज हो गए कि यार दोनों में से कौन सा हो सकता है, ये दोनों ही मुझे आंसर्स लग रहे हैं। तो फिर आप क्या करोगे? यू कैन रीड स्पेसिफिक पार्ट्स इन द पैसेज टू कम अप विद द आंसर।
बस इतना याद रखना कि आपने जो हाई स्कूल में ए वाला सेक्शन किया हुआ है, जो हर एक आपको अनसीन पैसेजेस आया करते थे हर एक एग्जाम में, ये वो चीज नहीं है। आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको मिनिमम एटलीस्ट 30 से 50 पैसेजेस करने चाहिए प्रैक्टिस, तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा कि आप रेगुलरली एक्यूरेसी और स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन अपनी बढ़ा पाओगे। बस इतना याद रखिएगा कि आपने जो ए सेक्शन यानी हाई स्कूल में जो आपको अनसीन पैसेजेस वाला सेक्शन आया करता था, ये वो गेम नहीं है। आपको यहां पे डालनी है एफर्ट, आपको डालनी है मेहनत। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फंडा जो टॉपिक्स यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं सीए फाउंडेशन में, वो हाई स्कूल वाले टॉपिक्स नहीं है। हाई स्कूल में इजियर टॉपिक्स आते थे यार, जो लेंथ होता था पैसेजेस का भले ही लंबा होता था, लैंग्वेज इजी होती थी। यहां पे आते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, जिनको तोड़ तोड़ कर समझने की जरूरत है। और इसीलिए ऐसे टॉपिक्स भी जिनके साथ शायद आपको फेमिलियरिटी लेवल ना हो, इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप मिनिमम 50 to 60 पैसेजेस सॉल्व करें। क्यों? ताकि आपकी फेमिलियरिटी बढ़ती जाए टॉपिक्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। जैसे फिलॉसफी पे पैसेजेस आते हैं यार, आर्ट पे आते हैं, लिटरेचर के बारे में आते हैं, ऑटोबायोग्राफीज आती हैं। ये पैसेजेस नॉर्मली न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स में से लिए जाते हैं। तो आप आदत डाल सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स को आप तोड़ तोड़ कर, हाईलाइट कर करके वहां पे हर एक पॉइंट को और आप उनको समझने की कोशिश करें। दैट वुड बी इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू। Another very important thing to understand is the kind of questions that you get on reading comprehension passages. सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो है थीम या मेन आइडिया या प्राइमरी पर्पस भी इसे कहा जाता है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पूरा जो पैसेज है उसका एक मेन आइडिया क्या था। एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूं वो है मेन आइडिया या थीम वाले क्वेश्चंस। मेन आइडिया में आपको पूरे पैसेज का एक मेन आइडिया क्या था ये पूछा जाएगा। इसका मतलब आपने अगर पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है तो आप मेन आइडिया वाले क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे या उनको सॉल्व शायद नहीं कर पाएंगे। आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक पैसेज के पीछे ऑथर शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, एक मैसेज जो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वो मैसेज है आपका मेन आइडिया। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो याद करो, एक मूवी थी 3 इडियट्स, आपने ऑफकोर्स देखी होगी, बट राजकुमार हिरानी जो कि डायरेक्टर थे, वो शायद यंग इंडिया तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो एक बहुत फेमस डायलॉग में भी था उस मूवी के, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, भागो एक्सीलेंस के पीछे, या परस्यू एक्सीलेंस, तो फिर सक्सेस भी झक मार के आपके पीछे आएगी। ये था थीम पूरी मूवी का, और पूरी मूवी में हर एक चीज इस थीम के अराउंड रिवॉल्व करती है, भले वो मूवी का फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो। वैसे ही आपके पैसेज का थीम जो है, हर एक पैराग्राफ वो उस थीम के अराउंड रोटेट करेगा या रिवॉल्व करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक सिंगुलर पैराग्राफ का पॉइंट है तो वो आपका थीम नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, ये आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा बाकी ऑप्शंस में से। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है ड्रॉइंग इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स। ना इन्फरेंस क्या चीज होती है, ये बहुत ज्यादा आपको सीए फाउंडेशन के पैसेजेस में ये क्वेश्चन मिलेगा, एक बहुत मैक्सिमम सा आने वाला क्वेश्चन है ना। इन्फरेंस का मतलब होता है बिना किसी चीज को, बिना क्लियरली बोले उस बात को एक्सप्रेस कर देना, यानी एक हिंट की मदद से बात या मैसेज कम्युनिकेट कर देना। मान लीजिए एक छोटा बच्चा, यार जब आप छोटे थे और मस्ती किया करते थे, खासकर तब जब आपको अटेंशन चाहिए था, जब कोई गेस्ट बैठा हुआ है, तो मॉम क्या करेगी, वहीं झाड़ू लगाएगी सबके सामने? ऑफ कोर्स नहीं। मॉम ये करेगी कि मॉम आपको एक डेथ स्टेयर देगी, मॉम ऐसे घूरेगी आपको जिससे आप फट से सीधे हो जाओगे। आपको ये अकल आ जाएगी कि यार ये अंकल जाने के बाद मेरी धुलाई शुरू, तो इसीलिए आप वहां पे सुधर जाओगे। इसका मतलब यह था कि मॉम ने कुछ बोला नहीं क्लियरली, बट अपनी बात उन्होंने आप तक पहुंचा दी, और आपने क्या किया, बिना किसी चीज के क्लियरली बोले हुए आपको वो बात समझ में आ गई, तो आपने उसे इन्फर कर लिया। ऑथर्स भी ऐसे ही टेक्स्ट में इन्फरेंस का यूज करते हैं चीजें समझाने के लिए, कि लिखा कुछ और है बट बोलना वो कुछ और चाह रहे हैं। अगर आपने पैसेज का वो पोर्शन यानी वो कॉन्टेक्स्ट बड़े ध्यान से पढ़ा है, तो आप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस को बड़े
आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आस्क योरसेल्फ कि यहां पर ये बात के पीछे व्हाट वाज द मेन पॉइंट जो वो समझाने की कोशिश कर रहा था। दैट इज हाउ यू सॉल्व इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। याद रखना, इन्फ्रेंस कभी भी टेक्स्ट में क्लियरली लिखा नहीं होता, आपको उसको समझना पड़ता है। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफाइंग द टोन ऑफ द स्पीकर। आपसे टोन पूछा जाएगा कि स्पीकर का इस पैसेज में क्या टोन था या एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या टोन था। टोन का मतलब आपका भाई बड़े जेन्युइन कंसर्न से आपसे पूछता है कि यार तेरी एग्जाम थी ना, क्या हुआ तेरा। या फिर आपका भाई आकर आपसे पूछता है क्यों एग्जाम थी, क्या हुआ। ठीक है, तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि वो सार्कास्टिक होने की कोशिश कर रहा है, उसका थीम सार्कास्टिक है, राइट। इसका मतलब टोन वो मूड है जिसमें ऑथर है जब वो पैसेज को लिख रहा है। हो सकता है वो बहुत गुस्से में पैसेज को लिखे, हो सकता है वो बहुत पुरानी चीजों को याद करके पैसेज को लिखे, हो सकता है कि वो क्रिटिकल तरीके से पैसेज को लिखे, उसे क्रिटिसाइज करते हुए, इसके पॉइंट्स निकालते हुए नेगेटिव। हो सकता है बड़े ऑब्जेक्टिव स्टाइल में किसी टॉपिक के बारे में लिखा गया है जिसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों मेंशन हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको टोन समझ में आनी चाहिए। सबसे इजी क्वेश्चंस जो आते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस। क्या ये पैसेज के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं। ये तो यार ऑफ कोर्स पैसेज में देख के फटाफट से उस पोर्शन में पता लगाया जा सकता है कि क्या एक्यूरेट है और क्या नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो टाइप आता है वो है कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन। याद रखना, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है कि पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको उस वर्ड का मतलब बताना है। आपसे उस वर्ड का सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा, आपको बोला गया है कि वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड या वो ईडियम क्या मीन करता है, आपको ये बताना है। सो इसीलिए याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट ध्यान से देखिए और वो वर्ड वहां क्या मीन करता है, क्योंकि यार इंग्लिश की यही ब्यूटी है, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज मीन कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ पैसेजेस सॉल्व करने पे। ये पहला जो पैसेज यहां पे दिया हुआ है, अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है। इस पैसेज में चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में समझाई गई हैं। अगर आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी आसानी से बात समझना ईजी नहीं है इस पैसेज में। जैसे कि अगर आप ये लाइन पढ़ोगे यहां पर कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पैसेज बात करता है, कहता है कि इट इज नथिंग बट लिविंग लाइफ सेंसिबली, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस विद योर मटेरियल लाइफ। अब ये तो इजी लाइन थी, मैं आपको बताता चाहता हूं कि कैसे मैं अगर सॉल्व करता इस पैसेज को तो कैसे इसे पढ़कर ब्रेक डाउन करता जाता, हाईलाइट करता जाता मेन पॉइंट्स को। नाउ कहता है कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में पैसेज है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन दी गई होगी, तो उन्होंने बोला है कि इट मींस स्ट्राइकिंग अ बैलेंस विद योर मटेरियल लाइफ एंड निग्लेक्टिंग नीदर, यानी दोनों अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स को, स्पिरिचुअलिटी को भी और मटेरियल पोजेशंस को भी, यानी पैसा कमाने को, दोनों को चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। फिर कहता है कि लिविंग सेंसिबली एंड परफेक्टली इन दिस वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, और ये हमारे इमीडिएट गोल है। ऑफ कोर्स शायद मेरे दिमाग में आता है कि आगे पूछा जा सकता है कि इमीडिएट गोल क्या है हमारी लाइफ का, तो इट इज लिविंग सेंसिबली एंड परफेक्टली। मैंने इसे मार्क कर लिया यहां पे। आगे मैं अगर पढ़ता जाऊं तो बोलता है कि मुझे मटेरियल और स्पिरिचुअल पार्ट्स दोनों के लिए एक बैलेंस बनाना है। वही चीज पे उन्होंने वापस हाईलाइट किया है उस बात को, और कहा है मोक्ष के बारे में कि मोक्ष तब आता है जब हम फ्रीडम गेन कर लेते हैं अलग अलग लेवल्स पे, तब जाके अल्टीमेट फ्रीडम आपको प्राप्त होता है। और आपको यह भी बोला गया कि बाकी जो पुराने इन्फ्लुएंसेस हैं आपके लाइफ के, उन सब से आपको बचने की जरूरत पड़ेगी, और वो कैसे होगा, मेडिटेशन से। तो फिर आगे मेडिटेशन के बारे में बात हुई है। इसका मतलब ये जो 4 शुरू की लाइंस थी वो काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन था कि मेडिटेशन के बारे में पैसेज आपको समझाने लगे। और मेडिटेशन फिर आगे आप देखोगे तो मेडिटेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई है, जिसमें से इंक्लूडेड है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी, हमारे अंदर जो रोशनी है, लाइट है, तो देखो सिंबॉलिक है, ये आपको समझना पड़ता है, इस बात को इन्फर करना पड़ता, उस चीज़ को हमें चैनल करना है और डिस्ट्रक्शन फैलाने के बजाय हमें क्या करना है, हमें लोगों को चेंज करना है, अपने आप को चेंज कर कर। और ये जो चैनल है, ये लाइट जो है, उसे चैनल किया जा सकता है मेडिटेशन के थ्रू, ये वो पैसेज बताता है। तो आप क्या मेन आइडिया इस पैसेज का बता सकते हैं? हाँ, अगर आपको पैराग्राफ्स अपने आप में समझ में आए हैं तो आप पैसेज को जोड़कर इसका मेन आइडिया बता सकते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम कर सकते हो अपनी लाइफ में और एक बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हो अपनी लाइफ में। परफेक्ट।
अब वैसे ही एक सेकंड पैसेज का एक क्वेश्चन मैं आपको नोट करवाता हूं। देखिए यहां पे क्वेश्चन 3 बोलता है वन ऑफ द टॉप 3 अर्नर्स ऑफ फ्लिपकार्ट इज। अब ये है एक स्पेसिफिक डिटेल वाला क्वेश्चन। इसके लिए मुझे क्या करना जरूरी है, मैं पैसेज में ऊपर जाऊंगा, देखो ऐसे स्क्रॉल करके, और फ्लिपकार्ट बहुत जगहों पे लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मेरे लिए अर्नर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। अब मुझे पैसेज में वो जगह ढूंढनी है जहां पे फ्लिपकार्ट के बारे में बात हुई है, तो ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बात करता जाता हूं, बट अर्न कहां से करता है फ्लिपकार्ट सबसे मैक्सिमम, मुझे ये ढूंढना है। तो जब मैं पैसेज को स्कैन करने लगता हूं, यानी एक ऐसी नजर डालता हूं जिसपे मुझे डिटेल्स मिल जाए, तो फ्लिपकार्ट की ये लाइन मिलती है कि एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट ऑफर्स 1 डे डिलीवरी ऑन 72% ऑफ लार्ज अप्लायंसेस। इसके अलावा सीधी सीधी लाइन, अगर आप 2 लाइन ऊपर देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, कहता है द लार्ज अप्लायंसेस कैटेगरी हैज बिकम वन ऑफ द टॉप 3 अर्नर्स फॉर फ्लिपकार्ट। सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया और हम क्वेश्चन में जाके लार्ज अप्लायंसेस यानी सी वाला मार्क कर देते हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको यही करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन का कीवर्ड और फिर उसको आप स्पेसिफिक डिटेल यानी पैसेज में से आप उसे सर्च कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन का, यानी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट। नाउ 5th क्वेश्चन यहां पे एक पैसेज का कहता है कि which of the following words is most similar to intimidating as used in the passage। Now अगर मैं intimidating का यहाँ पे मतलब देखूं तो भी मुझे समझ में आ रहा है आंसर, but just to check, अगर if I take you back to the passage, तो देखो ये रहा हमारा वर्ड intimidating, मैंने आपके लिए मार्क किया है। अब उसका कॉन्टेक्स्ट यानी ऊपर नीचे की लाइंस पढ़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है people are abused, reviled and mercilessly teased। तो बताता है कि साइबर बुलिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि लोगों को अब्यूज किया जाता है, उनको टीज किया जाता है साइबर बुलिंग के थ्रू। और फिर आगे कहता है कि बीइंग मिलिशियस क्रूअल इज फन फॉर सम पीपल, कुछ लोग मजा लेते हैं ऐसा करने में लोगों के साथ। अदर्स यूज द मीडियम यानी द इंटरनेट टू सेंड एन इंटिमिडेटिंग मैसेज, स्टार्ट अ नास्टी रूमर अबाउट पीपल, या लोगों के बारे में रूमर्स छेड़ देना ऑफ कोर्स इसमें आता है, और अपलोड एन एम्बैरसिंग फोटो और फोटोज ऑफ अदर पीपल। तो यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि इंटिमिडेटिंग मैसेज मतलब क्या करना चाह रहे हैं इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग साइबर बुलिंग से। ऑफ कोर्स इफ यू गो बैक टू द क्वेश्चन तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा, लोग दूसरों को डराकर या थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट मींस। याद करो हमने इन्फ्रेंस के बारे में बात करी हुई है, तो इन्फ्रेंस वाला एक क्वेश्चन आपको बताएं। चलो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आइजैक एसिमोव, जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में ये पूरा पैसेज है, एंड आइजैक एसिमोव वाज अ वेरी फेमस ऑथर हु रोट अबाउट साइंस फिक्शन। तो वो कहते हैं कि देयर इज नो वे बट ऑनवर्ड्स। तो इससे उनका क्या मतलब है, आपको लाइन तो लिखी है बट उसका मीनिंग उसके पीछे का पूछा गया है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड क्विकली, ये भी हो सकता है इसका मतलब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ब्रिंगिंग रैपिड चेंजेस इन आवर लाइव्स, ये भी हो सकता है। फर्दर डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय न्यू इन्वेंशंस। This could also be, कितना कंफ्यूजिंग सा लगता है ना। If you go back to the passage, this is where the context is, मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है। अब देखो यहां पे बोलता है कि शुरू में पैराग्राफ बात करता है कि गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब इस एक प्रॉब्लम से, एक फिनोमेना से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो कि यहां पे दी हुई है। एक यूएस प्रेसिडेंट की बात कही गई है कि इफ वी अंडरस्टैंड इट, इफ वी प्लान इट, वी कैन अप्लाई वेल। तो ऑटोमेशन के बारे में बात की गई है कि इट विल बी अ जॉब डिस्ट्रॉयर और हैव अ फैमिली डिस्प्लेस्ड। यानी यार अगर जॉब्स ऑटोमेटिकली मशीन्स के थ्रू होने लग गए फैक्ट्रीज में, आउटलेट्स में, तो फिर लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसी बारे में आगे बोला गया है कि इससे डलनेस चला जाएगा काम का, और इंसान को क्या चाहिए पहले से ज्यादा वो चीज मिलेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आइजैक एसिमोव की लाइन दी गई है कि देयर इज नो वे बट ऑनवर्ड्स, यानी साइंस हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपैक्ट डालता है उसके बारे में ये लाइन है। तो अब वापस जाएं क्वेश्चन पे। ऑप्शंस पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि हम ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही न्यू टेक्नोलॉजी या साइंस जो है वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स चले जाना, बट हमें आगे बढ़ते रहना जरूरी है। सॉल्यूशंस जो हैं वो इन्हीं प्रॉब्लम्स में से निकलते जाएंगे। और कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है अब? ऑप्शन सी, क्योंकि वो कहता है फर्दर डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक विल फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय न्यू इन्वेंशंस। दिस
is how you would solve this particular question. Comprehension की basic tips वापस से read, practice. जितना ज्यादा आप रीडिंग की आदत डालेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, और कोई नहीं बोल रहा है यार मोटी मोटी किताबें पढ़ने को, आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है जैसे कि ब्लॉग्स, वहां से शुरू कर सकते हैं आप। बट हां, आप जब आदत डालोगे, क्योंकि अभी तक आपने रीडिंग की आदत नहीं डाली है, इसीलिए ये पैसेजेस पढ़ना शायद आपके लिए इतना कंफर्टेबल ना हो शुरू में, बट परसिस्ट कीजिए, लगे रहिए, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। बट कब? जब आपने एटलीस्ट 20, 25, 30 पैसेजेस सॉल्व कर लिए हैं, तब। किन चीजों की मदद से? आज जो हमने टिप्स सीखे उन चीजों की मदद से। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इजियर हैं, बट याद रखिए कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो पैसेजेस को समझने में आती है। अगर आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर करके समझेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रहेगी। वोकैब वाले क्वेश्चंस के लिए याद रखिएगा कि आपको कॉन्टेक्स्ट को समझकर और फिर उन क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत है। नाउ एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, मैंने कहा था याद रखिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे आंसर्स उस पैसेज में ही होते हैं, therefore making it an absolutely scoring section. I hope you score well on reading comprehension. I challenge you कि मैंने जो तरीका बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे, you will master reading comprehension. That's all from my side. Peace out.